वेद जी, जल्दी चलिए, राजकुमारी को ना जाने क्या हो गया है। तभी चंदा की नजर वेद के पास खड़े मंत्री पे गई। चंदा चौंक कर बोली, तुम किसी के घर में अंधेरा करके खुद का घर कैसे रोशन कर सकते हो? खुद भी हराम खाते हो और मुझे भी खिलाते हो। ये दिन मुझे बुढ़ापे में देखना पड़ रहा है। ऐसे दिन देखने से तो अच्छा था कि मैं मर ही जाऊं। महाराज, इसने महारानी की हत्या की है और चांद निकलते ही राजकुमारी भी हमेशा हमेशा के लिए मूर्छित हो जाएंगी। जानते हैं हम रानी को बचा नहीं पाए, परंतु अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। पुराने समय की बात है। उदयपुर गांव में एक सुरेंद्र नाम का चोर रहा करता था। वह आए दिन गांव वालों के घर में चोरी करता था। सुरेंद्र की पत्नी आशा उसकी चोरी करने की आदत से बहुत खुश होती थी। एक रात सुरेंद्र की पत्नी आशा उसको कपड़ा देते हुए बोली, ये लीजिए जी कपड़ा, और अपने मुंह पे अच्छे से बांध लीजिए, कोई पहचान ना पाए आपको। सुरेंद्र उसकी हाथ से कपड़ा लेते हुए बोला, अरे तो चिंता ना कर, इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। ये बात तो है जी, पर कह देती हूँ आज मुझे अच्छे अच्छे गहने चाहिए, नहीं मिले तो मैं अपने मायके लौट जाऊंगी। जब से इस घर में आई हूँ आपने कोई सुख नहीं दिया मुझे आज तक। हाँ नहीं तो हाँ। अरे आज मैं बड़ी अच्छी जगह चोरी करने जा रहा हूँ, आशा करता हूँ बड़ा अच्छा माल हाथ लगेगा। बस तुम मायके जाने का नाम ना लिया करो। आखिर मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए तो करता हूँ क्या? हाँ। जहाँ सुरेंद्र की पत्नी उसकी चोरी करने से खुश थी, वहीं सुरेंद्र की माँ लता उसकी चोरी करने से बहुत परेशान थी। लता उन दोनों के पास आकर बोली, बेटा ऐसे मंसूबे ना बनाओ, चोरी करना बुरी बात है। हमारे कुछ जमीन है, उनमें मेहनत करो, ये दौलत माल बेफजूल है। अरे माँ, उसके लिए बाजुओं में ताकत चाहिए जो मेरे पास नहीं है। मुझे अपनी पत्नी की भी इच्छाओं को देखना पड़ता है। खेतों से जितना धन मिलता है उससे ज्यादा तो खर्चा हो जाता है घर में, वो भी सिर्फ 10 दिन में। फसल के लिए साल भर हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता मैं। हाँ। हर दिन की तरह सुरेंद्र अपनी माँ को उल्टा सीधा बोलकर चोरी करने के लिए निकल गया। वो थोड़ी दूर ही चला था, उसको एक और आदमी दिखाई दिया। अरे भाई, बड़ी देर कर दी। कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी राह देख रहा हूँ। अरे क्या बताओ भाई, घर में 2 औरत है, एक माँ और दूसरी पत्नी। पत्नी चाहती है उसके पास बहुत सारे गहने और दौलत हो, माँ चाहती है मैं चोरी करना छोड़ दूं। समझ नहीं आता क्या करूं है। अरे भाई, माँ तो माँ होती है, अपने बच्चों को सही राह ही दिखाती है। हम जो कर रहे हैं वो काम आसान नहीं, तुम फिक्र ना करो। आज मैंने चोरी के लिए ऐसा घर ढूंढा है जिसमें चोरी करके हमें बहुत सारा धन और गहने मिलेंगे। हाँ भाभी खुश हो जाएगी और माँ भी ज्यादा दिन नाराज नहीं रह पाएगी। हाँ। ये सुनकर सुरेंद्र का गुस्सा छू मंतर हो गया और दोनों साथ में चोरी करने चल दिए। वो दोनों एक घर में घुस गए और तिजोरी से सामान निकालकर अपनी पोटली में बांधने लगे। वो जैसे ही निकलने वाले थे, उनको एक कमरे से किसी के बोलने की आवाज आई। अरे रामू, भाग जल्दी से, ये लोग उठ गए हैं, लगता है आज तो पकड़े जाएंगे। भाग रामू भाग। अरे ये जमींदार का घर है, अगर पकड़े गए तो राजा के पास ले जाएगा ये हमें घसीट कर। जल्दी निकलो यहाँ से, चलो। दोनों बाहर की ओर चल दिए। वो चल ही रहे थे, तभी उनको जमींदार के घर के बाहर एक घोड़ा नजर आया। अरे ये घोड़ा तो मंत्री का है,
इसका मतलब मंत्री जमींदार के घर आया है इतनी रात को। पर क्यों? अरे जो भी हो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है हमें उन दोनों की बातें सुननी चाहिए जो कमरे से आ रही थी। हाँ। हाँ, हमें क्या लेने देना किसी से। आज इतना सारा खजाना मिला है, घर चलते हैं, यहाँ रुक गए तो फंस जाएंगे। दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए। सुरेंद्र जैसे ही घर लौटा, उसने देखा आशा अभी तक जाग रही है। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? सुबह होने को है। वो जी, आप बोल कर गए थे ना आज बड़ी जगह हाथ मारने जाओगे, तो मैं बस सामान देखने को उत्सुक थी। अब मेरे लिए आप क्या लाए हो? इतना बोलकर आशा ने उसके हाथ से पोटली ली और सारा सामान जमीन पर उलट दिया। आशा चोरी किए गए गहनों को देखकर खुश होते हुए बोली, अरे वाह, आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया गहने लेकर आए हो मेरे लिए। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। सुरेंद्र खुश होते हुए बोला, हाँ भाग्यवान ईश्वर से प्रार्थना करो, बस मुझे 2-4 दिन ऐसे ही घर मिल जाए जहाँ से मैं बड़ी बड़ी चोरी करूंगा और फिर हमारे बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। हाँ। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें बहुत सारा धन मिले और मुझे भी उस धन से सुंदर सुंदर गहने मिले। सुरेंद्र की माँ, जो ये सब सुन रही थी, रोते हुए बोली, भगवान का डर करो दोनों, यह पाप है। तुम दोनों ऐसे किसी के घर में चोरी करके अपने घर में रोशनी नहीं कर सकते। तुम किसी के घर में अंधेरा करके खुद का घर कैसे रोशन कर सकते हो? ऊपर वाले के कहर से डरो और ये चोरी करना छोड़ दो और मेहनत की कमाई खाओ, उससे ही तुम्हारा भला होगा। चोरी करके तुम्हारा भला नहीं होगा। खुद भी हराम खाते हो और मुझे भी खिलाते हो। ये दिन मुझे बुढ़ापे में देखना पड़ रहा है। ऐसे दिन देखने से तो अच्छा था कि मैं मर ही जाऊं। लता बोलती गई। सुरेंद्र और आशा ने उसकी एक न सुनी। सुरेंद्र पत्नी के चेहरे की खुशी देख के मन में बोला, अरे आज आशा कितनी खुश है। यदि मैं और ऐसे ही कुछ गहने आशा को ला कर दूं तो ये हमेशा ऐसे ही खुश रहेगी। मुझे रामू से बात करनी पड़ेगी। हाँ। अगले दिन वो रामू से मिलने गया। रामू एक पेड़ के नीचे बैठ के उसका इंतजार कर रहा था। वो सुरेंद्र को देखते ही बोला, अरे क्या हुआ भाई, आज तुमने मुझे मिलने क्यों बुलाया है? भाई जैसे कल हमने जमींदार के घर में चोरी की, ऐसे ही मुझे कुछ और घर चाहिए। हम यूं भूखे नंगे लोगों के घर अब से चोरी करने नहीं जाएंगे। हाँ। अरे हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आई। कल रात को हमने जमींदार के घर में चोरी की, परंतु गांव के किसी भी आदमी से हमने नहीं सुना कि कल रात को जमींदार के घर चोरी हुई है। जिस घर में हम चोरी करते हैं, अगले दिन सबको पता लग जाता है गांव में चोरी हुई है करके। अभी तक फैला नहीं है बात। हाँ, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। मैं तो कहता हूँ आज और जमींदार के घर ही अंदर चोरी करते हैं। आज जमींदार ने तो ये बात किसी को नहीं बताई, कल को भी नहीं बताएगा। हो सकता है वो और मंत्री कोई योजना बना रहे हो। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, हो ना हो इस बात के पीछे कोई बड़ा कारण है। और कल रात को हमने जो मंत्री का घोड़ा जमींदार के घर के बाहर देखा था, वो बात हमें बहुत अजीब लगी थी। हाँ हाँ, हमें इस मामले की जांच करनी होगी। हाँ भाई, हमें मंत्री का पीछा करना होगा। अरे मंत्री का पीछा करेंगे तो उसको शक हो जाएगा। ये काम हमारी दोस्त लोमड़ी करेगी। हाँ। हाँ, हम जंगल चलते हैं और लोमड़ी की मदद लेते हैं। हाँ। वो
वो दोनों लोमड़ी के पास आ गए। आज इतने समय बाद तुम यहाँ क्यों आए हो? सब ठीक तो है ना? अरे हो लोमड़ी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ, सुरेंद्र ने सारी बात लोमड़ी को बता दी। सुरेंद्र, कुछ साल पहले तुमने ही मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगी। लोमड़ी महल की ओर चल दी। देखते ही देखते रात हो गई। रात होते ही मंत्री फिर से बाहर आया और अपने घोड़े पे बैठकर चल दिया। लोमड़ी उसके पीछे पीछे चल दी। थोड़ी दूर आकर मंत्री ने घोड़ा रोक दिया और अब पैदल चलने लगा। वो एक झील के पास आकर खड़ा हो गया। इतनी रात में ये इस झील के पास क्या कर रहा है? मंत्री झील के पास गया और उसकी जमीन से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उस मिट्टी के अंदर से एक छोटी सी छड़ी निकली और उस छड़ी को झरने के पानी की ओर करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। मंत्री के मंत्र पढ़ते ही वो झरना एक दीवार में बदल गया। मंत्री उस दीवार के पास गया। दीवार के अंदर एक ताक थी। उस ताक में एक सोने का मुकुट रखा हुआ था। वाह, क्या सुंदर मुकुट है। ये मुकुट तो मेरा राजकुमार ही पहनेगा। राजा के हाथ में इसको लगने भी नहीं दूंगा। ये जादुई मुकुट। हाँ। फिर मंत्री ने उस मुकुट के पास एक खून की शीशी रखी और बोला, ये राजकुमारी का शाही खून है। जब तक ये मुकुट और खून यहाँ है, तब तक राजकुमारी कभी भी महल की रक्षा करने लायक नहीं हो सकती। राजा तो पहले ही बीमार है, राजकुमारी अब हो जाएगी। उनका मुकुट और उनका रक्त जो इस जादुई झील में कैद हो गया है। हाँ। इतना बोलकर मंत्री झील से बाहर आया और फिर से छड़ी घुमाई। झरने का पानी फिर से चलने लगा। लोमड़ी ने जब देखा मंत्री वापस आ रहा है तो वो जल्दी से पेड़ के पीछे छुप गई। हे ऊपर वाले, ये तो अनर्थ हो जाएगा। राजा तो बहुत बीमार है। राजकुमारी मेघा ही राजपाट संभालती है। इस चालाक मंत्री ने राजकुमारी का खून चालाकी से ले लिया है। अब राजकुमारी किसी नई मुसीबत में न फंस जाए। मंत्री के जाने के बाद लोमड़ी भी भागती हुई सुरेंद्र के पास आई, जो उसी का इंतजार कर रहा था पेड़ के नीचे। अरे प्यारी लोमड़ी, तुम परेशान क्यों हो? हाँ, दोस्त, बात ही कुछ ऐसी है, तुम भी सोच में पड़ जाओगे। क्या हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ। लोमड़ी ने सारी बातें सुरेंद्र को बता दी। सुरेंद्र ये सुनकर चौंक गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा राज हाथ लगा है। मुझे महल जाना होगा, रानी को सारा सच बताना होगा। बदले में मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे। मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। हाँ, और माँ भी। आज तक कोई नेक काम किया नहीं, इस बार करके धन कमाऊंगा। हाँ। ये सब इतना आसान नहीं होगा। जैसे वो झील एक ताक वाली दीवार में बदली थी, उस जादुई छड़ी से वो तुम नहीं कर पाओगे। मुझे याद है, मंत्री ने कुछ मंत्र पढ़ा था। पहले हमें ये पता करना होगा मंत्री का मंत्र कौन सा है। तुम सही कह रही हो। हमें महारानी से पहले मंत्री से बात करनी पड़ेगी। पहले वो छड़ी और मंत्र का पता लग जाए, फिर मैं राजकुमारी और महारानी को वहां ले जाकर सारा सच दिखा दूंगा। हाँ। तुम दौलत के लालच में इतना आ गए हो कि ये भी नहीं सोच रहे मंत्री तुमको छड़ी और वो मंत्र क्यों बताएगा। कल मैंने मंत्री को जमींदार के घर बात करते हुए सुना था। अब महल जाकर बस यही बोलना है। हो ना हो कल कुछ तो था जमींदार के घर में।
ऐसा जो जमींदार ने चोरी होने पे भी किसी को चोरी का जिक्र नहीं किया। अब तुम जाओ, मैं रामू के साथ कल ही महल जाकर मंत्री से मिलूंगा। हाँ। अचानक बिजली कड़की और फिर तेज वर्षा होने लगी। बिजली जोर से चमकी। राजकुमारी मेघा की आंखें एकदम से लाल हो गईं, चेहरा सख्त हो गया। राजकुमारी की सेविका बुरी तरह खिड़की को देखकर बोली, ये राजकुमारी को क्या हो गया? अरे अचानक ये मौसम कैसे बदल गया? राजकुमारी का चेहरा सख्त कैसे हो गया? चंदा दौड़ती हुई महारानी के कक्ष में आई। महारानी जल्दी चलिए, राजकुमारी को ना जाने क्या हो गया है। ये तुम क्या बोल रही हो चंदा? हमारी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। महारानी दौड़ते हुए राजकुमारी मेघा के पास आई। राजकुमारी मूर्छित हो चुकी थी। चंदा जल्दी से वेद को बुलाओ। वर्षा और ज्यादा तेजी से बरसने लगी। चंदा दौड़ती हुई वेद के पास आई। वेद जी जल्दी चलिए, राजकुमारी को ना जाने क्या हो गया है। तभी चंदा की नजर वेद के पास खड़े मंत्री पे गई। चंदा चौंक कर बोली, मंत्री जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मेरी पीठ में दर्द था, दवा लेने आया था। वैद्य जी आप जल्दी जाइए, राजकुमारी को देखिए। हाँ। वैद्य चंदा के साथ राजकुमारी के कक्ष में आया और राजकुमारी को देखने लगा। क्या हुआ है मेरी बेटी को? महारानी, राजकुमारी पे किसी ने जादू किया है। इसका इलाज मैं नहीं कर सकता। महारानी रोते हुए बोली, हमारी राजकुमारी पे जादू कौन कर सकता है? राजकुमारी का जादुई मुकुट कहाँ है? वेद जी मुकुट तो पिछले 10 दिन से गायब है। वो मुकुट राजकुमारी के नाना ने दिया था और कहा था जब तक ये मुकुट राजकुमारी के पास है कोई बुरी शक्ति राजकुमारी को छू भी नहीं सकती। महारानी, इतने दिनों से मुकुट गायब है और आपने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की हैं? हमने मंत्री जी से कहा था उसको ढूंढने के लिए। महारानी, जल्द से जल्द वो मुकुट ढूंढ निकालो, इससे पहले कि देरी हो जाए। हाँ। इतना बोलकर वेद वहां से उठकर चले गए और महारानी बहुत परेशान हो गई। राजकुमारी दिन में तो ठीक रहती थी, रात होते ही वो मूर्छित हो जाती थी। उनको किसी चीज का होश नहीं रहता था। राजा ने देखा उनकी पुत्री इतनी बीमार है तो इन्होंने अपनी बीमारी को भूलकर बिस्तर छोड़ दिया और रात दिन राजकुमारी की चिंता में लग गए। महाराज आप आराम कीजिए, हम सब संभाल लेंगे और दिन में तो राजकुमारी ठीक रहती ही है ना। महारानी, हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। सच कहूं तो हमें मंत्री पे कुछ खास भरोसा नहीं है। महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो? मंत्री पूरे दिन महल के काम काज में ही लगे रहते हैं। आपने इतने दिन पहले उनको राजकुमारी का मुकुट ढूंढने के लिए कहा था, क्या उन्होंने ढूंढने की कोशिश की? हाँ, ये तो हमें भी लगता है, उन्होंने प्रयास नहीं किया। हम कल ही साधु बाबा के पास जाएंगे और राजकुमारी के इस जादू का तोड़ निकाल कर ही रहेंगे। हाँ ठीक है, आप साधु बाबा के पास जाओ, हम आपके साथ सैनिकों के जाने का बंदोबस्त करते हैं। याद रहे ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि हम महल के बाहर गए हैं। जिस किसी ने भी राजकुमारी का मुकुट चोरी किया है वो सतर्क हो जाएगा। ठीक है महाराज। अगले दिन राजा अपनी वफादार सैनिकों के साथ साधु बाबा की तरफ चल दिए। सुरेंद्र और लोमड़ी महल में आए महारानी और मंत्री राजकुमारी के पास ही बैठे हुए थे। राजकुमारी की आंखें तो खुली थी परंतु आंखें लाल थीं और वो कुछ बोल नहीं सकती थी। सुरेंद्र ने मंत्री से कहा,
मंत्री जी, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तुमको मंत्री जी से जो भी बात करनी है वो यही करो। महारानी, मंत्री जी ने हमें राजकुमारी का मुकुट ढूंढने के लिए कहा था। हम बस उसी के बारे में कुछ पूछने आए थे उनसे। हाँ। क्या सच में मंत्री जी आपने मुकुट ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? हमें लगा आपने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। अरे, इस आदमी को मुकुट के बारे में कैसे पता लगा? कौन है ये? हाँ महारानी, ये ठीक कह रहा है। मैंने इसको राजकुमारी का मुकुट ढूंढने के लिए कहा था। इतना बोलकर मंत्री सुरेंद्र और लोमड़ी के साथ बाहर आ गया। मंत्री बाहर आकर बोला, अरे कौन हो तुम, और तुमने महारानी के सामने झूठ क्यों बोला? तुम तो इतनी जल्दी डर गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। हाँ। अरे सच सच बताओ, क्या चाहते हो तुम? हाँ, मुझे वो मंत्र बताओ जहाँ तुमने राजकुमारी का खून और मुकुट छुपाया है। मैं वो रानी को ला कर दूंगा। बदले में मुझे इनाम चाहिए, वो भी ढेर सारा। अरे तुमको ये सब कैसे पता लगा? क्या जमींदार ने तुमको? हाँ? इतना बोलकर मंत्री चुप हो गया। ओह हो, अच्छा, अब पता लगा। जमींदार को ये बात पता लग गई थी, इसलिए तुम उस रात को उसके घर गए थे। हाँ। अरे तुमको सारी बातें पता कैसे लग जाती है? मैं तो बड़ी ही सावधानी से अपने काम को अंजाम देता हूँ। हाँ? अरे मंत्री जी, मैं एक चोर हूँ और चोर की नजरों से कोई चोरी नहीं बच सकती। हाँ। अरे अपना मुंह बंद रखो, बदले में मैं तुमको बहुत सारा धन दे सकता हूँ, जैसे मैंने जमींदार को दिया था। हाँ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे इतना धन दे दो जो मुझे कभी चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगा। हाँ। अरे इतना धन नहीं दे सकता मैं किसी को। हाँ। अच्छा, या तो मुझे धन दे दो, नहीं तो ये बात महारानी को बता दूंगा और तुम सारी जिंदगी कारावास में काटना फिर। हाँ। उसकी बात सुनकर मंत्री बुरी तरह डर गया। उसने कहा, अरे अरे, तुम ऐसा मत करना। तुम जितना मांगो मैं उतना धन तुमको दे सकता हूँ। कृपया ऐसा मत करना। कुछ दूरी पे खड़ी रानी ये सब सुन रही थी। सुरेंद्र और मंत्री की बातें सुनकर रानी बुरी तरह चौंक गई। तो क्या ये सब मंत्री ने किया है? पर क्यों? मुझे मंत्री से बात करनी होगी। वो आगे बढ़ी, तभी लोमड़ी रानी के पास आकर बोली, महारानी, आप क्रोधित हैं। क्रोध में सब गलत ही होता है। मेरा दोस्त सुरेंद्र एक लालची चोर है। कुछ सालों पहले उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसकी मदद करती हूँ। परंतु मैं सही को सही और गलत को गलत बोलना का हुनर रखती हूँ। अभी सुरेंद्र को दौलत लेके यहाँ से जाने दीजिए। मंत्री जी से भी आप कुछ मत कहना। मैंने वो जगह देखी है जहाँ राजकुमारी का मुकुट और रक्त की बोतल है। मैंने सुरेंद्र से कहा है। मैंने वो मंत्र नहीं सुना जो मंत्री ने पढ़ा था मुकुट और रक्त को छुपाते हुए, परंतु मैं उस मंत्र को पढ़ सकती हूँ। मुझे याद है, मैं आपकी मदद करूँगी। कैसा मंत्र? कौन सा मंत्र? लोमड़ी ने सारी बातें महारानी को बता दी, जिसको सुनकर महारानी की आंखों में आंसू आ गए। तुम बहुत अच्छी हो लोमड़ी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। महारानी, आज पूर्णिमा की रात है। यदि आज रात होने से पहले राजकुमारी को उनका मुकुट नहीं मिला तो राजकुमारी हमेशा हमेशा के लिए मूर्छित हो जाएंगी। लेकिन शाम होने में कुछ ही देर बची है, हम इतनी जल्दी ये सब करेंगे कैसे? आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। लोमड़ी और महारानी उसी जगह की ओर चल दी जहाँ वह झील थी। कुछ ही देर में वो उसी जगह पहुँच गई जहाँ झील थी। ये जो झील दिख रही है,
इसके अंदर ही वो ताक वाली दीवार है। फिर लोमड़ी ने मिट्टी की तरफ इशारा किया। इसके अंदर से जादुई छड़ी निकाल लो। रानी जैसे ही वो जादुई छड़ी निकालने वाली थी, तभी वहाँ मंत्री आ गया। धोखा, मेरे साथ धोखा चालाक लोमड़ी। तेरा दोस्त मुझसे दौलत भी ले गया और अब तो रानी को यहाँ तक ले भी आई। हाँ। मैंने दोस्ती और अच्छाई दोनों निभाई। तुमने मंत्री होकर क्या कर लिया? राजकुमारी को मारना चाहते थे ना तुम? प्यारी लोमड़ी, रात होने में कुछ ही समय बाकी है, इससे तो हम बाद में निपट लेंगे। अभी हमें वो मुकुट लेना है और राजकुमारी को पहनाना है। समय नहीं है हमारे पास, तुम जल्दी से मंत्र बताओ। इतना बोलते ही महारानी ने जमीन से मिट्टी हटाई और छड़ी निकाल ली। छड़ी रानी के हाथ में आते ही लोमड़ी ने सुकून की सांस ली, तो वहीं मंत्री की आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, अरे महारानी, इतनी आसानी से मुकुट आपके हाथ नहीं लग सकती हैं। इतना बोलकर मंत्री ने तीर चलाया, जो सीधा महारानी के हाथ पे लगा, जिससे छड़ी रानी के हाथ से छूट गई और जमीन पर गिर गई। मंत्री वो छड़ी उठाता, लोमड़ी ने भागकर उस छड़ी पर अपना पांव रख दिया। रानी तो मरने वाली है, राजा पहले ही बीमार है। राजकुमारी कुछ देर में हमेशा के लिए मूर्छित हो जाएगी। तुझे क्या लगता है, तू राजकुमारी को बचा पाएगी? राजमहल की रक्षा अब एक लोमड़ी करेगी। हाँ, लोमड़ी। महारानी उठिए और जल्दी कीजिए, हिम्मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। महारानी जल्दी उठिए, एक तीर आपको पीछे नहीं हटा सकता। अभी आपको इसका अंत भी करना है। रानी एक हाथ से दूसरे हाथ के खून को रोककर उठने की कोशिश करती है। तभी दूसरा तीर महारानी के सीने के आर पार हो जाता है। हम हार नहीं सकते महारानी जी, जीत के इतने नजदीक आकर हम हार नहीं सकते। रानी जमीन पर गिर जाती है और अंतिम सांस लेने लगती है और वही दम तोड़ देती है। मंत्री मक्कारी से हंसते हुए लोमड़ी की तरफ बढ़ता है। तभी राजा के गुर्राने की आवाज आती है। सैनिकों, पकड़ लो इस गद्दार को। मंत्री मुड़कर देखता है तो राजा अपने सैनिकों के साथ खड़े हुए थे। सैनिकों ने तेजी से मंत्री को चारों ओर से घेर लिया और बंदी बना लिया। महाराज, इसने महारानी की हत्या की है और चांद निकलते ही राजकुमारी भी हमेशा हमेशा के लिए मूर्छित हो जाएंगी। जानते हैं हम रानी को बचा नहीं पाए, परंतु अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। इतना बोलकर राजा ने वो छड़ी उठाई और मंत्र पढ़े। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। राजा के मंत्र पढ़ते ही झील दीवार में बदल गई। राजा ने जल्दी से वो मुकुट और शीशी उठा ली और तेजी से महल की ओर बढ़ गए। महल आकर राजा ने वो मुकुट राजकुमारी को पहनाया। राजकुमारी के मुकुट पहनते ही रंग बिरंगी किरणें उस मुकुट से निकली और फिर गायब हो गई। राजा ने लोमड़ी को देखते हुए कहा, हाँ, तुमने हमारी बहुत मदद की है। धन्यवाद लोमड़ी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। राजा ने मंत्री को कारावास में डलवा दिया। राजकुमारी तो ठीक हो गई थी, परंतु महल में रानी की कमी बहुत महसूस होती थी।